नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा बुद्ध और बौद्ध संगीतियाँ उनके द्वारा जो की गई थी। तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं महात्मा बुद्ध के पूरे जीवनी और उनके द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे उसके बारे में। जो बेसिक कंसेप्ट है उनको देखेंगे। इसके अलावा जो है महात्मा बौद्ध के महावीर के बारे में देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले महात्मा बुद्ध से रिलेटेड MCQ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में महावीर जैन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो महात्मा बुद्ध के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है 1563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी आज के डेट में जो नेपाल में है शाक क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था। इनका महाभिनिष्क्रमण जो हुआ था उन्हें सत्य की खोज में 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था। यानी घर छोड़ने की प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है बौद्ध धर्म में। और इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति है 35 वर्ष की आयु में निर्वाण की प्राप्ति जिसे बोला जाता है। ज्ञान प्राप्ति या निर्वाण की प्राप्ति जो है 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर उरुवेला पर हुआ था। उरुवेला पहुँचे, वहाँ ध्यान किया, वहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया में पीपल के जो पेड़ है जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है के नीचे ध्यान करते हुए इन्हें 528 ईसा पूर्व में ज्ञान की प्राप्ति हुई और वहाँ से ये महात्मा बुद्ध कहलाए। धर्म चक्र प्रवर्तन, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में जो अपना पहला उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। इन्होंने पहला जो है धर्म चक्र प्रवर्तन जो है सारनाथ में किया था। और इस सारनाथ का ही जो सिंह का स्तंभ है वो हमारे नेशनल एम्बलम में लगाया गया है। इन्होंने अपना जो अंतिम उपदेश था वो वैशाली में दिया था और इनका महानिर्वाण जो है मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। इनकी बौद्ध संगीतियों की बात करें तो ये इनके जीवन काल में एक भी बौद्ध संगीतियाँ नहीं हुई थी। उसके बाद जितने भी बौद्ध संगीतियाँ हुई वो इनके जीवन काल के पश्चात हुई हैं। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई है 1483 ईस्वी पूर्व में राजगीर में, जो उस समय का राजगिरी था और इसका शासन काल था अजात शत्रु का और इसके अध्यक्ष है महाकश्यप। इसका उद्देश्य था या जो इसके परिणाम निकले थे इस संगीति का, तो बुद्ध की शिक्षा जो है सूत जिसे सूत कहा जाता है और शिष्यों के लिए उनके नियमों के लिए विनय को संकलित किया गया था। वैसे दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था काला अशोक के शासनकाल में। और सर्वकामी जो था इसका अध्यक्ष था। विनय पिटक के विवाद का समाधान किया गया था यहाँ पर। और बौद्ध धर्म जो है स्थावीर और महासंघिक में विभक्त हो गया था। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति जो 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था और इसका जो अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस था। यह अभिधम पिटक की स्थापना इसी तृतीय बौद्ध संगीति में की गई थी। विनय पिटक के विवाद को सुलझाने का प्रयास इस तृतीय बौद्ध संगीति में की गई थी। नेक्स्ट है चतुर्थ और लास्ट जो है इसका बौद्ध संगीति 78 ईस्वी पूर्व में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और उस समय वहाँ का राजा जो था कुषाण शासक कनिष्क और यहाँ के अध्यक्ष जो थे चौथे बौद्ध संगीति का वो था वसुमित्र जिसे अश्व घोष द्वारा उपाध्यक्ष किया गया था। बौद्ध धर्म जो है यहाँ पर हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था। हीनयान वो है जो भगवान बुद्ध को भगवान मानती है और महायान जो है उनको महापुरुष मानती है, उसके अकॉर्डिंग ही उनकी प्रार्थना करती है। बुद्ध के द्वारा जो जीवन काल में बुद्ध के जो जीवन काल के बाद जो 3 पिटक का निर्माण किया गया था जिसमें महत्वपूर्ण थे विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। इनमें बौद्ध धर्म का जो नियम कानून और उनके उपदेशों को संग्रहित किया गया था या बौद्ध के सिद्धांतों का उनके फिलॉसफी का एक जगह पे इकट्ठा किया गया था। तो इसमें जान लेते हैं कि कौन कौन सा जो था। विनय पिटक जो है ये बौद्ध धर्म के नियम और विनियमों से संबंधित था। इसका जो संकलन हुआ था उपाली द्वारा सस्वर पाठ किया गया था और जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में उसमें संकलित विनय पिटक को किया गया था। इसकी विषय वस्तु की बात करें तो ये विनय पिटक जो है मुख्य रूप से भिक्षु और जो भिक्षाणु थे कि दैनिक जीवन के जो नियंत्रित करने वाले नियम कानून होते थे उन विनय पिटक में संकलित किए गए थे। इसमें संघ के संगठन और संघ के सामंजस्यपूर्ण ढंग से जो काम कैसे किया जाएगा इसका वर्णन विनय पिटक में किया गया था। सूत पिटक की बात करें तो ये बुद्ध के जो है उपदेशों का संग्रह है, इसको संकलित किया गया था प्रथम बौद्ध परिषद में ही 483 ईसा पूर्व में।
सुत पिटक में पहली बार मौखिक रूप से पाठ जो है इसका आनंद के द्वारा किया गया था, जो बुद्ध के चचेरे भाई थे और इनका प्रथम शिष्य भी थे। इसकी विषय वस्तु की बात करें तो सुत पिटक में बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं जो है इसमें शामिल की गई हैं। अभिधम्म पिटक जो है और लास्ट जो पिटक है बौद्ध सिद्धांत का ये दार्शनिक व्याख्या है, यानी फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन है बौद्ध सिद्धांत का। इसकी विषय वस्तु जो है बौद्ध शिक्षाओं का एक उच्च और उन्नत सूत्रीकरण किया गया था। अभिधम्म पिटक और तत्व मीमांसा से संबंधित ये दर्शन है। नेक्स्ट है, इसमें 7 पुस्तकें जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। वो है धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, पुगलपंतजी, कथावस्तु, यमक और पथान। ये जो है जो 7 पुस्तकें हैं ये बौद्ध धर्म और अभिधम्म पिटक के दर्शन से और तत्वमीमांसा से संबंधित पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं, बहुविकल्पीय जो प्रश्न है। तो हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञान प्राप्ति से पहले बुद्ध ने किस नदी के तट पर और किस पेड़ के नीचे ध्यान किया था? तो ये था निरंजना नदी के तट पे और पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश और धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में और कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु के संरक्षण में राजगीर में, जिसे राजगृह भी कहा जाता है, उसके संरक्षण में किया गया था। नेक्स्ट है, किस बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 अलग अलग शाखाओं में बट गया था? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में, और इसका जो अध्यक्ष था वो था वसुमित्र। इस तरह से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो ओवरव्यू है उसको देखा। नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म से रिलेटेड कुछ ओवरव्यू और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं। जैन धर्म जो है इसके तीर्थंकरों के माध्यम से जाना जाता है। जैन धर्म में जो टोटल तीर्थंकर हुए हैं 24 हुए हैं। जैन धर्म के बारे में जिनके पहला जो तीर्थंकर ऋषभदेव, इनका जो वर्णन मिलता है हमारे ऋग्वेदिक यानी ब्राह्मणिक जो शास्त्र हैं धर्म ग्रंथ उसमें मिलता है। पार्श्वनाथ जो है इनके 23वें तीर्थंकर थे और महावीर जो स्वामी थे ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। इस तरह से देखें तो महावीर का जो जन्म है 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडल ग्राम में हुआ था, जो हम लोगों ने महाजनपद पढ़ते समय भी पढ़ा था। ये गात्रिक कुल के क्षत्रिय थे और इसका वर्तमान महावीर ने जो 30 वर्ष की आयु में है गृह त्याग कर दिया था। उन्होंने 42 वर्ष की आयु में कैवल्य प्राप्त किया था तथा निग्रंथ कहलाए। बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी उसको निर्वाण बोला जाता है, और यहाँ जो जैन धर्म में है कैवल प्राप्ति को निर्ग्रंथ कहा जाता है, यानी जिनकी जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसको कैवल और निर्ग्रंथ कहलाता है। कैवल के माध्यम से इन्हें उन्होंने दुख और सुख पर विजय प्राप्त की और जिन या महावीर के रूप में जाने गए। उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है विपुलगिरी यानी राजगीर में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। उन्हें पहला शिष्य जो था इनका जैन धर्म में महावीर स्वामी का तो थे उपाली, और बौद्ध के पहले जो शिष्य थे वो थे आनंद। इसमें बात करें तो निर्वाण इनकी जो है या अर्थात मृत्यु, तो महावीर जैन की मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में राजगिरी में के पास जो पावापुरी है वहाँ पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म में इसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं और जैन धर्म में इसको निर्वाण बोलते हैं। जैन धर्म से रिलेटेड जो 3 रत्न है जिसे सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान बोला जाता है, उसी तरह से जो बौद्ध धर्म है उसमें दुख का कारण है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, इस तरह के जो कंसेप्ट हैं 4 इसमें बौद्ध धर्म में दिए गए हैं। जैन संगीतियाँ कितनी हुई है? तो इनके बौद्ध धर्म के रिलेटिव इसमें कम जैन संगीतियाँ हुई हैं। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जबकि जैन में 2 ही हुई हैं। जो पहली संगीति है ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में हुई है और पाटलिपुत्र में हुई है,
जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और इसका परिणाम जो है 12 अंगों का संकलन किया गया था तथा जैन धर्म में 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। तो इसके पीछे की कहानी है कि जब बिहार में अकाल आया था तो कुछ जो जैन धर्मावलंबी थे वो दक्षिण की ओर पलायन कर गए थे। वहाँ पर उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना कर दी थी, उसको ही श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित कर दिया गया था। यानी स्थूलभद्र जो थे, जो पाटलिपुत्र में रह गए थे, उनको स्थूलभद्र कहा गया, और इसके अलावा जो बच गए उसको बोला गया दिगंबर। नेक्स्ट है दूसरी संगीति। इसका दूसरी संगीति जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, सॉरी 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ था, और वह अभी गुजरात में हुआ था, जिसका अध्यक्ष थे देवधरनी गणी क्षमाश्रमण के द्वारा किया गया था। इसका परिणाम जो था रहा था, यहाँ जैन धर्म के सिद्धांतों का अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया था। तो इसका कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो इसमें टोटल हुए तीर्थंकर 24। महावीर जन्म का जन्म किस ईसा पूर्व वर्ष और कहाँ हुआ था? तो उनका जो जन्म है महावीर स्वामी का, इनका 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम में हुआ था, ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, महावीर किस कुल से संबंधित है? तो ये ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल से संबंधित है। महावीर ने किस आयु में गृह त्याग किया और अपना केवल कब प्राप्त किया था? ये 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे और 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की इनकी प्राप्ति हुई थी। यानी इनको 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म की बात करें तो इसमें कितने त्रिरत्न हैं? तो 3 त्रिरत्न। तो इसमें पूछ रहा क्वेश्चन, जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या सम्मिलित नहीं है? तो हम लोगों ने पढ़ा था सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान जो है ये त्रिरत्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। इसमें सम्यक महाभिनिष्क्रमण जो है ये इसका आंसर नहीं है, यानी इसका आंसर करेक्ट आंसर जो है सम्यक महाभिनिष्क्रमण होगा, ये त्रिरत्नों में नहीं आता है। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। इस संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, जो पाटलिपुत्र में रह गए थे। एक थे, उनका नाम दिमाग से, जो दूसरे थे उनके बारे में आप लोग कमेंट करेंगे, मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध धर्म के अभिधम पिटक में कितनी पुस्तकें हैं और एक किससे संबंधित है? तो इसको हम लोगों ने पढ़ा था कि 7 पुस्तकें हैं, जो दर्शन और तत्व मीमांसा पर आधारित है। ये पिछले बौद्ध धर्म से रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन आंसर हो गया। इस तरह से हम लोगों ने टोटल 12 क्वेश्चन आंसर को देखा, और जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है उसके ओवरव्यू को देख लिया। इसे यदि इतना भी कर लेते हैं तो आप लोग को कोई सी भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रह जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पूर्व मौलकाल के दौरान बिहार के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहें। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। हेलो फ्रेंड, बीपीएससी करंट वाला पर आप सबका स्वागत है। तो बीपीएससी करंट वाला पर हम लोग बिहार का स्टैटिक्स देख रहे थे, हिस्ट्री से रिलेटेड, और इसमें किस तरह से 6ठी शताब्दी से लेकर महाजनपद से लेकर वर्तमान बिहार के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो इससे जाने से पहले कि सक्सेस होने का एक मंत्र जान लीजिए कि अगर ज़िंदगी में सक्सेस होना है, यानी ज़िंदगी में सफलता पाना है, तो आपको एक रूल को ज़रूर फॉलो करना है, वो है किसी रूल को फॉलो नहीं करना है। यानी आप यदि पढ़ना चाहते हैं, जब मन करे पढ़ना तब पढ़ना है, ये नहीं देखना है कि दिन है या रात है या कौन सा टाइम है, इसके देखना नहीं है। यदि मन हो गया पढ़ना है तो पढ़ना है, ये रूल नहीं बनाना है कि 10 बज गए रात में अब सोना है, फिर 4 बजे जगना है फिर पढ़ेंगे। नहीं, जब पढ़ने का मन हुआ तभी पढ़ना है, जब लिखने का मन हुआ तभी लिखना है। ठीक, तो इसको सेट रूल नहीं बना लेना है, ठीक ना। किसी भी रूल को एकदम स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना है। ये कार्य जो होता है ना, गधों घोड़ों के लिए होता है। यदि आप स्ट्रिक्ट हो जाएंगे पूरा, तो आपके लिए सफलता जो है काफ़ी दूर होती नज़र आएगी। चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए, लेक्चर ना देते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार में महाजनपद का विकास जो है, महाजनपद किसको बोला जाता था? तो 500 ईसा पूर्व तक जो है 16
राजतंत्र और गणराज्य स्थापित हो चुके थे पूरे भारत में, जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता था। उसमें से जो हमारे बिहार में है जो हैं वो 3 महाजनपद थे। ये पूरे जनपदों की बात की जाए या महाजनपदों की बात की जाए तो ये सिंधु के गंगा के मैदान से लेके अफगानिस्तान से लेकर बंगाल और महाराष्ट्र तक ये फैले हुए महाजनपद हैं। इनके 16 नामों देख लेते हैं कौन कौन से ये थे 16 महाजनपद। तो काशी थे, कोसल, अंग, मगध, वजी, मल, चेदी, वत्स जिसे वंश भी कहा गया, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। हम लोग जितने भी इतिहास पढ़ते हैं उसमें हमारे बिहार के जो 3 महत्वपूर्ण महाजनपद हैं वो हैं अंग, मगध और भज्जी। और इसके अलावा जो हम लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वंशज हो जाते हैं वो है गंधार का, अवंती और कौशल काशी का। इसके अलावा भी हम लोग जितने भी महाजनपद हैं उनके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेंगे, लेकिन हम लोग बीपीएससी के एग्ज़ाम के रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो अभी केवल जो है हम लोग बीपीएससी पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। जो बिहार राज्य में मूलतः जो 3 महाजनपद हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला है अंग, दूसरा है वजी और तीसरा है मगध। तो बिहार के जनपद का जो पहला है हमारा अंग, इसको देखते हैं कि इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो इसका उल्लेख जो है अंग का अथर्ववेद में मिलता है। और इसका जो नाम जो है अंग जो है महाभारत कालीन जो राजा थे बलि, उनके 6 पुत्र हुए थे और उनमें से उनका एक पुत्र था अंग। उन्हीं के नाम पर इस राज्य का नाम अंग पड़ा और जिसके बाद में चल के राजा कर्ण जो है इसके राजा बनते हैं। और इसका जो अंग का पहला जो राजा होता है वो तितुक्षु नाम का व्यक्ति होता है। अब इसके बात करें तो स्वतंत्र अंग के अंतिम 3 शासक जो होते हैं वो दधिवाहन, दृढ़वर्मन और ब्रह्मदत्त थे। बिंबिसार जो था ये अंग साम्राज्य को अंतिम राजा जो था इसका ब्रह्मदत्त को परास्त करके अंगराज में विलीन कर लिया था। अब इसकी बात करें तो अथर्ववेद में इसकी पहली बार जब उल्लेख होती है तो इसमें वर्तमान का जो क्षेत्र है खगड़िया, भागलपुर और मुंगेर, ये सारे क्षेत्र जो हैं अंगराज के अधीन आते हैं। यह मगध के उत्तरी पूर्व में स्थित है और राजधानी जो है चंपा वर्तमान में बिहार के भागलपुर में अवस्थित है। चंपा का पुराना नाम मालिनी था और इसका वास्तुकार जो थे महागोविंद थे। चीनी यात्री जो था हेनसांग ने इसे चेनपो के नाम से संदर्भित किया है। और महाभारत के अनुसार ये जो हमने फैक्ट जो है पहले ही बता दिए हैं। नेक्स्ट है वजी महाजनपद, जिसकी राजधानी जो है वैशाली है। और वजी साम्राज्य का विस्तार जो है वर्तमान चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी जिलों समेत 8 राज्यों में इसका संघ था। तो 8 राज्यों में से वैशाली, विदेह और ज्ञात्रिक सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य थे वो इसमें स्थापित है। वैशाली के अधीन या वजी साम्राज्य के अधीन जो थे 3 राज्य वो काफ़ी महत्वपूर्ण जो थे वैशाली, विदेह और ज्ञात्रिक। अब वजी में पूछे जाएंगे कि कितने राज्यों का संघ था, तो यह 8 राज्यों का संघ था। और वर्तमान में इसका साम्राज्य का विस्तार जो था या अभी के वर्तमान स्वरूप में बात करें तो कौन कौन सा जो क्षेत्र है इसके वजी के अधीन आता था, तो चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी जिला था। इसके अलावा बात करें तो हमारा जो तीसरा है वैशाली का जो लिच्छवी बोला जाता है, जो एक स्वतंत्र कुल था और इसी के नाम से लिच्छवी गणतंत्र को स्थापित किया गया था, जो विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है। यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाला जो कुल था या स्थान था ये लिच्छवी और वैशाली ही था। इसकी अवस्थिति की बात करें तो कहाँ है, तो ये गंगा के उत्तरी तट पर स्थित है। वर्तमान बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में ये फैला हुआ है, जिसकी राजधानी उस समय वैशाली हुआ करती थी। इसका नाम जो है महाभारत काल के राजा जो है विशाल, उसके नाम पर रखा गया है वैशाली। और यह बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र और वजी गणराज्य का मुख्यालय हुआ करता था वैशाली। इसके अलावा जो भगवान महावीर का जो जन्म है वैशाली के कुंडग्राम में ही हुआ था। और पाणिनि ने वजी के लिए ब्रिज शब्द का प्रयोग किया है और विभिन्न जैन साहित्यों में लिच्छियों का वर्णन भी देखने को मिलता है। अभी तक हमने जितना पढ़ा था उसके आधार पर हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। तो प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित राजतंत्र और गणराज्यों को किन नाम से
जाना जाता था। तो इसका उत्तर होता है हमारा, उन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16, महाजनपद में से कौन से 3 बिहार में अवस्थित थे या स्थित है? तो वो थे बजी, अंग और मगध। नेक्स्ट प्रश्न, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो ये क्या थी? ये चंपा। ये काफ़ी बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। 300 प्रश्नों को हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो आप 1 मार्क से वंचित रह सकते हैं। ये जो चंपा है वर्तमान भागलपुर में अवस्थित है। चंपा का पुराना नाम क्या था और उसके वास्तुकार कौन थे? तो इसका पुराना नाम जो था मालिनी था और वास्तुकार इसके महागोविंद थे। किस राजा ने अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अंग का मगध में मिला लिया था? तो ये राजा बिंबिसार जो था, इसने ब्रह्मदत्त को हराकर इसमें अपने राज अंग में ये मिला लिया था, मगध में मिला लिया था अंग को। नेक्स्ट है बजी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो ये वैशाली थी। बजी कितने राज्यों का एक संघ था और उसमें उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन से थे? तो ये 8 राज्यों का संघ था, हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें वैशाली, विदेह और ज्ञात्रिक सबसे महत्वपूर्ण थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि इस डिटेल्स में हम लोग वैशाली के बारे में पढ़ लिया था, विदेह और ज्ञात्रिक के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम इसका जो है डिस्क्रिप्शन नहीं लिया गया है। तो विदेह जो था, जिसे मिथिला आज के डेट में बोला जाता है, इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये गंगा का उत्तरी किनारा पर है, जो वर्तमान उत्तरी बिहार और नेपाल के कुछ तराई क्षेत्रों में, क्या ये बोलें, नेपाल के पूर्वी जो तराई क्षेत्र हैं उसमें सम्मिलित है। इसकी अवस्थिति यही है। इसकी राजधानी की बात करें तो वर्तमान नेपाल के जनकपुर में स्थित है और इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है यजुर्वेद में किया गया है। विदेह का उल्लेख रामायण में भी और महाभारत दोनों में बिहार के कुछ हिस्से को तौर पर बताया गया है। विदेह की ही रहने वाली थी हमारी माता सीता, जो प्रभु श्री राम की पत्नी थी और जो है विदेह राज की पुत्री थी। नेक्स्ट है, इस राज का जो नींव था इक्ष्वाकु के पुत्र जो थे निमि विदेह ने रखी थी। यानी विदेह राजवंश की जो नींव रखा था उन्होंने इक्ष्वाकु कुल के थे और इनका नाम निमि विदेह था। इन्हीं के नाम पर यह विदेह नाम रखा गया था। इसका जो अगला राजा थे मिथिला जनक, विदेह ने मिथिला की स्थापना की थी, यार जिसे सीता का पिता भी कहा जाता है। हिंदू देवी देवताओं के अनुसार जो सीता थी विदेह की ही राजकुमारी थी और ये विदेह जो थे राजा जनक की पुत्री थी। और नेक्स्ट है हमारा ज्ञात्रिकों के बारे में जान लेते हैं। तो ज्ञात्रिक जो थे महावीर जैन के एक ज्ञात्रिक थे और ये उनके पिता ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख थे और उनकी माँ जो थी एक लिच्छवी राजकुमारी थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। इस तरह से हमने छोटे से टॉपिक जो है महाजनपद के बारे में हम लोगों ने देखा। और इसकी बात करें तो सबसे पूर्वी में जो है महाजनपद वो कंबोज थी और सबसे उत्तरी भी कंबोज थी। इसके अलावा जो बात करें सबसे पश्चिमी थी और पूर्वी जो थी महाजनपद वो अंग थी। और इसका मध्य जो जितने भी महाजनपद थे उसमें कुरु और मत्स्य, वत्स, अवंती और चेदी वंश जो था ये सारे इसके मध्य में अवस्थित थे। अवंती जो था दक्षिणतम महाजनपद था। इस तरह से हमारा आज का जो टॉपिक है समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बौद्ध और जैन धर्म के उदय के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। हम लोगों ने अभी तक इतिहास में बीपीएससी के रिलेटेड जो टॉपिक्स आने वाले थे उसमें से हम लोगों ने महाजनपद, उसके साथ साथ हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे पूर्व मौर्य काल के दौरान जो बिहार था उसकी अवस्थिति और क्या पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिनेरियो रहा था, सोसाइटिकल चेंजेज क्या क्या रहे थे, सामाजिक परिवर्तन क्या क्या रहे थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मगध एम्पायर से स्टार्ट करते हैं कि मगध साम्राज्य का उदय जो है किस प्रकार से होता है। मगध मुख्यतः जो हम लोगों ने महाजनपद पढ़े थे 16 महाजनपद, उसमें से एक जनपद ये रहा था। इसका जो विस्तार था वर्तमान पटना, गया और दक्षिण बिहार के क्षेत्रों में रहा था। यदि इसकी बात की जाए तो यह प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा था, जिसमें बहुत से वंशों का नींव रखी गई थी, जिसमें मुख्य वंशों में से थे जो हमको
पूर्व मौर्य काल में पढ़नी है, उसमें बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और कण्व वंश था। इसके साथ साथ नंद वंश, ये जो वंश थे ये पूर्व मौर्य काल के दौरान स्थापित हुए वंश थे। अब इन्हीं के बारे में हम लोग को पूर्व मौर्य काल के इतिहास में हम लोग को पढ़ना है। तो मौर्य का हम लोगों ने देख लिया, मगध का क्षेत्र के बारे में देख लिया, मगध का उदय के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हम लोग एक प्रगोत वंश है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक एक वंश के करके। हमारा पहला वंश है बृहद्रथ वंश। इसका जो सबसे प्रारंभिक ज्ञात स्रोत है वो पौराणिक है, रचनाओं से मिलती है। इसका संस्थापक जो रहा था बृहद्रथ रहा था, जिसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी मिलता है। बृहद्रथ वंश की राजधानी जो थी गिरिव्रज, या जिसे राजगीर आज के डेट में बोला जाता है। इसके प्रसिद्ध राजाओं में जो थे महाभारत कालीन जरासंध, जो बृहद्रथ का ही पुत्र था। इसके समकालीन राज्यों की बात की जाए तो काशी और मालवा, कौशल और अंग के साथ कलिंग इसके शासक थे, और इन सबको हराकर जरासंध ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। रामायण के अनुसार अगर बात की जाए तो ये वसु और वसुमती या गिरिव्रज या कुशाकपुर के नाम से स्थापित हुआ था। महाभारत और पुराणों के अनुसार बात करें तो बृहद्रथ चेदी के जो कुरु राजा वसु के सबसे बड़े पुत्र थे, उसी के नाम पर यह बृहद्रथ वंश रखा गया था। और बृहद्रथ वंश का संस्थापक जो था ये स्वयं बृहद्रथ ही था। इसके नेक्स्ट बात करें तो जरासंध जो था, जिसकी जो उल्लेख है हम लोग महाभारत में भी देखते हैं। और इसका जो जरासंध के जो मृत्यु होती है या इसका वध जो है भीम के द्वारा किया जाता है। और इसके जरासंध की मृत्यु के पश्चात जो है इस पर शासन जो होता है सहदेव का होता है। और इसका जो अंतिम शासक रहा है रिपुंजय रहा था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो रिपुंजय है और उसका अंतिम शासक के रूप में जब काम करता है तो इस तरह की बीपीएससी क्वेश्चन पूछ देती है। तो रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक रहा था, और प्रथम शासक जो था बृहद्रथ वंश का स्वयं बृहद्रथ था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश जो है स्थापित हुआ है 544 ईस्वी से 512 ईस्वी पूर्व के काल में इसका शासन रहा था। ये मगध के शासन पर करने वाला पहला ऐतिहासिक राजवंश था। इसे वंश को प्रीतिहंतरा वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी लगभग राजा हुए थे उनको राजाओं की मृत्यु जो है उनके पुत्रों के द्वारा की गई थी, तो इसलिए इसके वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है। इसके डिटेलिंग में ना जाएंगे क्योंकि इसको कोई लोग बोलते भी हैं, कितने इतिहासकारों के द्वारा इसे झुठलाया भी जाता है। इसके संस्थापक की बात करें हर्यक वंश की, तो इसका संस्थापक था बिंबिसार, जो 544 ईस्वी से 492 ईस्वी तक का इसका शासन करता है, और जिसकी राजधानी राजगीर यानी गिरिव्रज में ही थी। इसके प्रमुख बिंदु की बात करें तो बिंबिसार के समकालीन जो थे बुद्ध थे। ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछ लिया जाता है कि बिंबिसार के समकालीन बुद्ध थे या नहीं। जैन ग्रंथों में इन्हें श्रेणिक कहा गया है। श्रेणिक वो होते थे जो व्यापारी के रूप में काम करते थे, हम लोगों ने पढ़ा है। उसने वैवाहिक संबंधों में जैसे ये है कौशल देवी, चेलाना, क्षेमा और विजय अभियानों के द्वारा जो है अंगराज पर विजय प्राप्त किया था। इसके माध्यम से ही ये जो राज विस्तार की परंपरा थी बिंबिसार के द्वारा पहली बार वैवाहिक संबंधों के द्वारा राज विस्तार की जो कंसेप्ट लाया गया था इसी के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है बिंबिसार इतिहास में अस्थायी सेना का निर्माण करने वाला ये पहला शासक रहा है। इस तरह से यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इतिहास में सबसे पहला शासक कौन था जो अस्थायी सेना रखने का काम करता है, तो ये था बिंबिसार। मगध का सर्वप्रमुख जो प्रतिद्वंदी था वो अवंती था, जिस जो महाजनपद था 16 महाजनपद, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे दक्षिणतम जो महाजनपद था ये अवंती ही था, जो आज के डेट में उज्जैन यानी मध्य प्रदेश के निकट के क्षेत्र आते हैं। जिसके राजा जो चंद्र प्रगोत था कि चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने शाही चिकित्सक जो इसका था जीवक उसको उज्जैन भेजा था। यानी यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवक जो था वो किसके चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने भेजा था, तो ये भेजा था चंद्र प्रगोत जो थे उसके लिए। ये जो शासक था ये अवंती का शासक था। द्वितीय जो राजा हुआ हर्यक वंश का ये रहा है अजातशत्रु, जिसका शासन काल रहा था 492 ईस्वी से 460 ईसा पूर्व में।
जिसे कुणिक भी कहा जाता है। प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो अजातशत्रु के बारे में क्या क्या फेमस है, उसके शासन बनने के लिए उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी और उन्हें कैद कर लिया था, जिसका हम लोगों ने पहले बताया भी था कि ये जो जितने भी वंश के राजा हुए अपने पिता को मृत्यु कर देते हैं या वध कर देते हैं, जिसके कारण इस वंश का नाम पितृहंता वंश पड़ा है। ये जो है अजातशत्रु, इसने कौशल, काशी, वैशाली पर विजय प्राप्त करके अपने राज का विस्तार किया था। इसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर का भी निर्वाण इसी के शासनकाल में हुआ था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो अजातशत्रु जो है इसी के शासनकाल में महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर का निर्वाण होता है। भगवान महावीर का निर्वाण जो है 468 ईसा पूर्व में और भगवान बुद्ध का 483 ईसा पूर्व में होता है, जो कि इसी का शासनकाल रहा है 492 ईस्वी से 460 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है उसके शासनकाल के दौरान ही बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद राजगीर में सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट इसका अंतिम राजा के तौर पर देखें तो उदयन था, जो 460 ईस्वी से 440 ईसा पूर्व में इसने शासन किया था। इसने भी अजातशत्रु की हत्या करके अब सिंहासन पर कब्ज हुआ था। तो इस तरह से देखें तो बिंबिसार की हत्या जो है अजातशत्रु के द्वारा उसके पुत्र के द्वारा किया गया और अजातशत्रु का हत्या जो है उदयन के द्वारा यानी उसके पुत्र के द्वारा ही किया गया, इसलिए इस वंश का नाम पितृहंता वंश भी कहते हैं। उदयन के बाद हर एक वंश का अंतिम शासक को 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग द्वारा हटा दिया गया और उसी के हटाने के बाद में शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी। अजातशत्रु जो था महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों को ही बहुत इज्जत देता था, यानी बहुत सम्मान की नज़र से देखता था। अब इस तरह से हमारे जो टॉपिक्स हैं दो वंशों के बारे में, बृहदत्त वंश, हर्यक वंश, ये समाप्त होता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है MCQs उसको देख लेते हैं ताकि हमको इस टॉपिक को रिटेंशन करने या मेमोरी में रखने में काफ़ी सहायता मिल सकती है। तो हम लोग इजी प्रश्न पहले देखते हैं। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? तो ये राजधानी थी, ये BPSC में लगभग 10 से 12 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको हल्के में नहीं लेना है, भले ही आसान प्रश्नों की कैटेगरी में आता है, लेकिन इससे आपका नंबर जो है नीचे या ऊपर हो सकता है। तो अब पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर है राजधानी जो है गिरिब्राज यानी आज के डेट का राजगीर है। नेक्स्ट है बृहदत्त वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे जिनका उल्लेख महाभारत में है? तो इसका उल्लेख जो है जरासंध का है, जिसका वध जो है भीम के द्वारा किया जाता है और इसकी मृत्यु के बाद पश्चात सहदेव इस पर शासन करता है और बृहदत्त वंश का जो अंतिम शासक रहा है रिपुंजय रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक जो हम लोगों ने पढ़ा था ये बिंबिसार था। बिंबिसार के बाद में अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद में उदयन, ये इसके शासक हुए हैं जो प्रसिद्ध शासक रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा मीडियम लेवल का प्रश्न देखते हैं। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए किस नीति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया था? तो ये किया था वैवाहिक संबंध और विजय अभियानों के द्वारा। इसने 3 जगहों पर शादी की थी, जिसको हम लोगों ने देखा था चेन्नम्मा। इसके अलावा जो 2 है कौशल की देवी थी, प्रसेनजीत की बहन जो कौशल की राजकुमारी थी उससे इसने विवाह करा था। चेलाना जो थी लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी और मद्र नरेश के यानी मद्र वंश की जो राजकुमारी थी क्षेमा, उसके साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, जिसके द्वारा इसने अपने साम्राज्य का मजबूत करने का प्रयास किया था या साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है बिंबिसार के किस पुत्र ने उसकी हत्या करके मगध वंश का सिंहासन संभाला था? तो ये था अजातशत्रु, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा है। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में और कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में, जो सप्तकर्णी गुफा है वहाँ पर आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है डिफिकल्ट क्वेश्चनों के श्रेणी में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पुराणों के अनुसार मगध में बृहदत्त वंश के किस वंश ने शासन किया था? ये देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 वंश जो थे उसमें से एक वंश जो है प्रघोत वंश, इसने बृहदत्त वंश के शासन के बाद में अपना शासन स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बिंबिसार के संदर्भ में जैन ग्रंथों में उन्हें किस नाम से जाना जाता था यह संदर्भित किया गया है? तो ये श्रेणी के नाम से संदर्भित किया गया है। हर्यक वंश के अंतिम शासक रिपुंजय को किसने हटाकर नंद वंश की स्थापना की थी? तो ये नए वंश की स्थापना की थी, तो ये शिशुनाग ने।
रिपुंजय को हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी। उदय ने ही, जिसका शासनकाल 460 ईस्वी से 444 ईसा पूर्व रहा था, इसने पाटलिपुत्र में को स्थापित किया था, गंगा और सोन नदी के तट पर। इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी उदय ने, और इसकी राजधानी भी अपनी शासनकाल का यहीं पर बनाया था। हर्यक वंश की राजधानी यानी पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। इसके उत्तराधिकारी जो थे अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक कमज़ोर शासक थे, जिसमें से नागदशक को पराजित करके या उसको गद्दी से हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। इसके वंश में नागरिक विद्रोह के कारण ही शिशुनाग वंश का उदय हुआ था। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश को हम समय में मगध की 2 राजधानियाँ थी, एक थी राजगीर और दूसरी थी वैशाली। तो शिशुनाग ने मगध और अवंती के बीच चली आ रही जो 100 वर्ष पुरानी जो प्रतिद्वंदता थी उसको समाप्त किया था। यानी मगध और अवंती के बीच में हमेशा से युद्ध होते रहा था। जैसे अजातशत्रु जो है और बिंबिसार जो अवंती पर आक्रमण करते रहते थे। अवंती के जो महारानी थी उससे अजातशत्रु की शादी हुई थी, जिसके लेकर दोनों राजवंशों में काफ़ी विद्रोह चलते रहते थे, प्रतिद्वंदता होती रहती थी। इसको देखते हुए शिशुनाग ने इस मगध और अवंती के बीच चली आ रही 100 वर्षों की पुरानी प्रतिद्वंदता को समाप्त किया था। शिशुनाग की मृत्यु जो है 394 ईसा पूर्व में हुई, और उसके बाद उसके बेटा जो है कालाशोक शासन संभालता है, जिसके शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, जो 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट है कालाशोक। तो कालाशोक उसकी दूसरी बौद्ध परिषद का जो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित करता है। और इसके बाद में महावंश के अनुसार जो है कालाशोक के बाद 10 बेटों ने मगध साम्राज्य पर शासन किया, और अंतिम शासक जो था महानंदिन, उसकी पद से हटाकर नंद वंश की स्थापना की गई थी महापद्म नंद के द्वारा। महापद्म नंद को पुराणों में महापद या महापद में पति के रूप में भी वर्णित किया गया है। इस तरह से जो है महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना करी 344 ईस्वी से 321 ईसा पूर्व में। ये पहला ऐसा मगध का सम्राट होता है जो पूरे भारत को एकत्रित करने का जो श्रेय है राजनीतिक रूप से इसी के पास जाता है। इसने उड़ीसा से लेकर दक्षिण भारत तक का राज्यों को एक सिरे में पिरो रखा था। इस वंश में 9 शासक हुए थे, 9 राजा हुए थे, यानी जिसमें महापद्म जिसे उग्रसेन भी कहा जाता है, उसके बाद पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोईशानक, दस्तसिद्धक, कैवर्त और धनानंद, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किस तरह से इसके खिलाफ षड्यंत्र, और जो कौटिल्य जो चाणक्य वो इसके विरुद्ध किस तरह से एक बड़े विद्रोह का जन्म देता है। नेक्स्ट है, इसे महापद्म नंद को एक राट की उपाधि भी दी गई थी, और इसे क्षत्रिय नाशक भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, इसके जो अंतिम शासक रहा था धनानंद। तो धनानंद जो था सिकंदर के समकालीन था। इसी के शासनकाल के समय सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करता है 327 ईस्वी से 326 ईसा पूर्व में, जहाँ पे मगध के प्रताप से ही वो वापस चले जाता है। किसी तरीके से इन दोनों के बीच में किसी भी प्रतियोगिता नहीं होती है। यूनानियों ने धनानंद का उल्लेख जो है अग्रमस या जंड्रमस के रूप में किया है। अब देख लेते हैं थोड़ी सी MCQ के बारे में। नेक्स्ट है, पहला आसान कैटेगरी के श्रेणी में देखें तो क्वेश्चन है पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी उदय ने। इसके अलावा शिशुनाग वंश पर अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या महापद्म नंद ने की थी, तो हम लोगों ने पढ़ा महानंदिन जो था। ये शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदिन की हत्या करके महापद्म नंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की जाती है। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था, तो सिकंदर के आक्रमण के समय जो धनानंद था ये मगध का शासक था। इसके बाद जो बनता है चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी हत्या करके मौर्य वंश की नींव रखता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की, किस शासक ने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली और वापस पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, तो ये था शिशुनाग और कालाशोक। ये दोनों ने जो पाटलिपुत्र से है वैशाली की राजधानी बनाते हैं, फिर वैशाली पाटलिपुत्र से वापस पाटलिपुत्र में लाते हैं, यानी पाटलिपुत्र से वैशाली और वैशाली से पुनः वापस पाटलिपुत्र में स्थानांतरित करते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किस वंश के शासक ने एकराट की उपाधि धारण की थी? तो ये नंद वंश के शासक जो था महापद्म नंद, उसने एकराट की उपाधि धारण करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी लेखकों ने धनानंद के उल्लेख किस नाम से किया है? ये अग्रमस या दंड्रमस के नाम से इसका उल्लेख करते हैं। थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो, पुराणों में महापद्मनंद को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो इसे महापद या महापद में पति के रूप में वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें ए, बी और सी है, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं यदि आप डिटेल्स में नहीं पढ़े रहेंगे कि उग्रसेन, एकराट इसके महापद्म नंद के नाम होते हैं, लेकिन ये पुराणों में इसका वर्णन नहीं होता है। पुराणों में वर्णन केवल महापद और या महापद में पति की रूप में होती है। दूसरी बौद्ध संगीति जो है 383 ईसा पूर्व में किसके संरक्षण में आयोजित की गई थी? तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट टेबल में आता है क्योंकि दूसरी के नहीं पूछता है एग्जाम में, ये पहली और फोर्थ बौद्ध संगीति के बारे में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दूसरी बौद्ध संगीति जो है कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, जिसका अध्यक्ष था साबाकामी। इस तरह से हम लोगों ने पूरी पूर्व मौर्यकालीन जो जितने भी वंश थे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मौर्यकाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।